तो हम हरियाणा में हैं, आपकी जानकारी में है। सार्थक संवाद का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में हम एक ऐसे चेहरे के साथ में हैं जो केवल हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस की आवाज़ के तौर पर पहचाना जाता है। हम बात कर रहे हैं रणदीप सुरजेवाला की। पद गौण हो जाता है जब रणदीप सुरजेवाला का नाम आता है। रणदीप सुरजेवाला एक बार फिर पसीना बहा रहे हैं, खुद के लिए नहीं, पार्टी के लिए और साथ साथ अपने बेटे के लिए। कैथल में हम तो रणदीप जी बहुत बहुत स्वागत। अरसे बाद एक ऐसा चुनाव जिसमें रणदीप खुद चुनाव नहीं लड़ रहे, कैसा महसूस कर रहे हैं बिना चुनाव लड़े चुनाव में बने रहना? कांग्रेस पार्टी का ये निर्णय है। उनको ये लगता था कि ये चुनाव मुझे नहीं लड़ना चाहिए, और जो मैंने शुरू से ही ये कहा, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, पर जो भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी निर्णय करेंगे वो मुझे स्वीकार्य होगा। राहुल जी ने निर्णय कर दिया, हमने सहर्ष स्वीकार किया और अपने काम में लग गए। पर काम में कांग्रेस पार्टी की कम लगती है, कांग्रेसियों का काम लगाने में ज़्यादा लगती है। ऐसे अतीत के चुनावों में अनुभव रहता है। इस बार क्या दिख रहा है? कांग्रेस को जिताने में लगी है या कांग्रेस एक बार फिर कांग्रेस को निपटाने में लगी है? कहीं कहीं मतभेद होंगे, ये स्वाभाविक है। एक से ज़्यादा लोग चुनाव लड़ना चाहते थे। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आज 70 और 80 सीटों का माहौल है, 90 सीट में से। तो दावेदार भी ज़्यादा थे। तो जब दावेदार होंगे तो आकांक्षाएं होंगी, आकांक्षा होगी तो टिकट की इच्छा होगी, टिकट की इच्छा होगी तो निराशा भी होगी। और कहीं कहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, कहीं कहीं हमारे रेबल कैंडिडेट्स भी खड़े हैं। बहुत कोशिश की, बहुत सारे लोगों को हमने मना लिया, कुछ लोग नहीं भी माने, पर मुझे ये विश्वास है कि लोग अब सीधे कांग्रेस को वोट देंगे, किसी विशेष उम्मीदवार को नहीं। ऐसी उम्मीद की वजह, अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ, कोई कांग्रेस को ऐसी 70, 80, 85 सीटों पर लीड मिलती तो नहीं देखी हमने। रणदीप सुरजेवाला जी को इतना भरोसा कहाँ से आ रहा है? 38 साल से मैं राजनीति में हूँ और लोगों की नब्ज़ थोड़ी बहुत दिख जाती है। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, पर जब आप लोगों में जाते हैं, उनके चेहरे देखते हैं, उनका हाव भाव देखते हैं, 3 बातें पिछले चुनाव से बिल्कुल अलग हैं। पहली बात, जात पात नहीं है। जो भाजपा जात पात का विभाजन करके जीतती थी वो सब गौण हो गया। दूसरी बात, जिस प्रकार का भाजपा का माहौल पैदा होता था मोदी जी के नाम पर, भाजपा के नाम पर, वो भी नहीं है, वो बिल्कुल गायब है। और तीसरी बात, बहुत सारा गुस्सा और रोष भाजपा के भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, उनकी बिकती हुई नौकरियां, उनके द्वारा किसानों, गरीबों, खिलाड़ियों, जवानों पर किए गए अत्याचार के खिलाफ है। और ये एक वेव में कन्वर्ट हो रहा है। ये आपको वेव में दिख रहा है, पर हरियाणा में तो क्षेत्रीय दल भी बड़ी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराते आए हैं, इतिहास है। अगर भाजपा से लोगों को इतनी नाराजगी जैसा रणदीप जी दावा कर रहे हैं, तो जेजेपी पिछली बार 6 महीने के कुल उम्र में 10 सीटें जीत गई। तो इस बार स्पष्ट जनादेश की उम्मीद नहीं दिख रही आपको जेजेपी की? उप मुख्यमंत्री बने थे दुष्यंत चौटाला, भूल गए आप? देखिए, 10 सीटें देकर जेजेपी को जो लोगों ने धोखा खाया, जो छल और प्रपंच किया, जिस प्रकार से किसान और गरीब मजदूर के विश्वास की हत्या जेजेपी ने की, आज इसीलिए शायद दुष्यंत चौटाला को उन सारे तीखे सवालों और विरोध का सामना करना पड़ रहा है, वो भी इस हद तक कि वो गांव में भी नहीं जा पा रहे। और दुष्यंत चौटाला के लिए तो कहते थे कि वो उचाना चुनाव नहीं लड़ेगा। दुष्यंत चौटाला उचाना से ही चुनाव लड़ रहे हैं और 1 पे 11। अब तो दिग्विजय भी डबवाली से ताल ठोक दिए हैं। क्या देख रहे हैं आप? देखिए, फैसला तो लोग करेंगे, लोग भगवान हैं। उचाना मेरा क्षेत्र भी है और मुझे लगता है कि उचाना के लोग कांग्रेस के उम्मीदवार विजेंद्र, जो एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर नहीं हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा देकर बीजेपी से चुनाव लड़ा था और अब कांग्रेस में हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी के बेटे हैं, उनको बहुत भारी मतों से जिताएंगे। ये जो आप कांग्रेस की जीतने की उम्मीद देख रहे हैं, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जीतने की उम्मीद देख रहे हैं रणदीप सुरजेवाला जी? या हरियाणा में चर्चा रहती है कि हुड्डा कांग्रेस, SRK कांग्रेस में से के तो छिटक गया, कौन सी कांग्रेस? देखिए, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस, सोनिया गांधी की कांग्रेस, खड़गे जी की कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता की कांग्रेस। कोई व्यक्ति, वो रणदीप हो या कोई और नेता हो,
इतना महत्वपूर्ण नहीं कि वो पार्टी से बड़ा हो जाए। कोई भी जो अपने आप को पार्टी से बड़ा समझता है या जिसने माना है पहले समय में भी, उसने मुंह की खाई है। मेरा ये मानना है कि पार्टी हम सबसे बड़ी है और आप ये पाएंगे, आप ये देखेंगे, आप ये जानेंगे कि जो नतीजे आएंगे कांग्रेस के हक में, उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता का शासन होगा, ना कि किसी नेता विशेष का। नेताओं की तो कोई हैसियत नहीं दिख रही। रणदीप सुरजेवाला खुद बोल रहे थे मैं चुनाव लड़ना चाहता था, पार्टी ने नहीं लड़ाया। वो कुमारी शैलजा है, बड़ी नेता हैं, वो भी बोल रही थी मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, उनको भी नहीं लड़ाया। और सब ऐसा मानते हैं हुड्डा जी ने नहीं चाहा इसलिए ना सुरजेवाला जी को लड़ाया ना शैलजा जी को लड़ाया। तो हुड्डा जी इतने महत्वपूर्ण कांग्रेस में क्यों हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये बात दुरुस्त है जी। शैलजा जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। हमारे कई और एमपी साथी भी चुनाव लड़ना चाहते थे, संयोग से मैं भी एमपी हूँ। और पार्टी को ये लगा कि फ़िलहाल इस मौके पर हम किसी एमपी को चुनाव नहीं लड़ाएंगे। मैं आपको याद करवाऊँ, 2005 में भी किसी एमपी को चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई थी। संयोग से उस समय हुड्डा साहब भी एमपी थे। पर 2005 के बाद जो निर्णय हुआ और इतिहास लिखा गया कांग्रेस लीडरशिप के द्वारा, उसे आप जानते हैं। पर हुड्डा जी ने उस समय पर ऐसे आगे बढ़ के कूद के नहीं कहा था कि मैं जो है विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता हूँ। पर शैलजा जी और सुरजेवाला जी तो ताल ठोक कर दे कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। इतने बड़े नेता जिसके कहने से दूसरों को चुनाव लड़वाया जाता है, क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि पार्टी ने आपकी बात को सुनना गवारा नहीं किया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। राहुल गांधी जी का निर्णय था। हमने ये कभी नहीं कहा, ना शैलजा जी ने, ना मैंने, ना किसी और ने। हमने ये कहा कि अगर पार्टी अनुमति दे तो हम चुनाव लड़ना चाहेंगे। पार्टी को ये लगा कि नहीं, हम नए लोगों को चुनाव लड़ने देना चाहते हैं और कोई भी सांसद, कोई एमपी भी चुनाव इस स्टेज पर नहीं लड़ेगा। बाद में जो पार्टी को निर्णय करना है वो कर लेंगे, इसमें क्या बुराई। भारतीय जनता पार्टी ने कई नए लोगों को मैदान में उतारा है, अपने खुद से ही विधायकों को घर बिठा दिया, मंत्रियों को भी घर बिठा दिया। इतनी बड़ी सर्जरी आपके लिए कितनी मुश्किल पैदा कर रही है? भाजपा की तैयारी कैसी दिख रही है? देखिए हिमांशु जी, आप तो सबसे शायद सुलझे हुए पत्रकार देश में हैं। जिस प्रकार से भाजपा में जूतों पे दाल बट रही है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। आप देखिए ना, कभी करण देव कंबोज के आंसू आपने देखे? कैसे वो फूट फूट कर रोए और फिर कैसे उन्होंने पार्टी से इस्तीफ़ा दिया, मुख्यमंत्री से हाथ तक मिलाने से इनकार कर दिया। आपने उनकी मंत्री जैन जी को देखा कि जिस प्रकार से वो फूट फूट कर रोई, जिस प्रकार से वाल्मीकि जी फूट फूट कर रोए। और कमाल ही हो गया, पंडित रामविलास शर्मा जिन्होंने भाजपा के लिए 40 साल जुतियां तुड़वाई, जब कोई नहीं था बीजेपी में, नाम लेवा नहीं था, तो रामविलास शर्मा जी थे। आज उनकी ये हैसियत कर दी बीजेपी ने कि उनको टिकट भी नहीं और उनको घर बैठना पड़ा है। मुझे लगता है कि जो भाजपा की बुरी हालत है, ना नेता है, ना नीति है, ना नेतृत्व है, केवल जूता पजार है, वो शायद कभी नहीं हुई होगी। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले खट्टर साहब को दिल्ली बुलाने का फैसला ले लिया। नायब सैनी के रूप में एक नया चेहरा, ऊर्जावान चेहरा उनके अनुसार मैदान में दे दिया। क्या कहते हैं आप? भाजपा ने ट्रम्प कार्ड चल दिया। मुझे बताइए, ये तो उन्होंने मान लिया ना कि 9.5 साल तक उनकी सरकार फेल थी, तभी तो उन्हें 9.5 साल बाद अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा ओवरनाइट। वो भी प्रधानमंत्री आते हैं, बोलते हैं ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे ये, पर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, सुबह अगले को बर्खास्त कर जाते हैं। कितना बेइज्जत किया मनोहर लाल खट्टर जी को। ऐसा कोई नहीं करता जो मोदी जी ने मनोहर लाल खट्टर जी के साथ बेइज्जत करके उनको रातों रात हटाया। और फिर किसे बनाया? श्रीमान नायब सिंह जी को। नायब सिंह जी अगर इतने ऊर्जावान हैं, इतने बड़े लीडर हैं, तो वो नारायणगढ़ से चुनाव क्यों नहीं लड़े, जहाँ से वो लड़ते थे और जहाँ उनकी धर्मपत्नी तीसरे नंबर पर जिला परिषद में आई? वो करनाल से चुनाव क्यों नहीं लड़े, जहाँ से आपने बाई इलेक्शन में उन्हें एमएलए बनाया? जब मुख्यमंत्री सेफ सीट की तलाश में हो और आज हारने की कगार पर खड़ा हो, तो पार्टी क्या खाक जीतेगी? नोट कर लीजिए जनता टीवी पर, बीजेपी 10 सीट से कम के आंकड़े पर जाने वाली है। और आप इस बात की सराहना नहीं करते? मुख्यमंत्री कह रहे थे मैं करनाल से ही लड़ूंगा,
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लाडवा से लड़ेंगे और जब फैसला हुआ तो प्रदेश अध्यक्ष का कहा हुआ खरा उतरा। सत्ता पे संगठन हावी रहा। रणदीप सुरजेवाला जो स्वयं संगठक रहे हैं, सराहना नहीं करेंगे कि भाजपा के संगठन ने दम दिखाया? देखिए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और आपके दर्शक हम दोनों से बेहतर जानते हैं कि ना कोई संगठन, ना कोई सरकार, दिल्ली का हुक्म चला और आखिर में मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़ जोड़ कर ये कहा कि भैया मैं कहीं से चुनाव जीतने वाला नहीं हूँ, मैं बुरी तरह से हारूंगा अगर मुझे, उन्होंने कहा, करनाल से या नारायणगढ़ से लड़वाओगे। इसलिए वो दौड़कर लाडवा चले गए। और लाडवा में भी मैं अहंकार से नहीं कह रहा, कांग्रेस पार्टी जीत की कगार पर खड़ी है। चलिए आखिरी दौर की बातचीत पर आते हैं रणदीप भाई। जो कांग्रेस के संदर्भ में आप उम्मीद देख रहे हैं, केवल भाजपा से नाराज हैं इसलिए लोग कांग्रेस को ले आएंगे, या कांग्रेस के पास कोई रोड मैप है हरियाणा के संदर्भ में जिसके कारण आपको लगता है कि लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस को लाना चाहिए? देखिए, दो बातें हिमांशु जी हैं। स्वाभाविक तौर से जब सरकारें बदलती हैं तो आपने तो मेरे ख्याल से पूरे देश के अलग अलग चुनाव देखे, सरकार की एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, सरकार की कारगुजारी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। उसके आधार पर सरकारें इस देश में बदलती आई हैं, तो ये कोई नई या अप्रत्याशित बात नहीं। कांग्रेस का अपना एक एजेंडा है, वो कांग्रेस ने पेश किया और लोगों ने कांग्रेस के 10 साल को और बीजेपी के 10 साल को कंपेयर किया और कंपेयर करके पाया कि नहीं, कम से कम काम के मामले में, विकास और तरक्की के मामले में, भाईचारे के मामले में, किसान और मजदूर को संरक्षण देने के मामले में, छोटे दुकानदार की ज़िंदगी बेहतर बनाने के मामले में, गरीब की झोपड़ी में रोशनी करने के मामले में कांग्रेस बेहतर थी, इसलिए लोग हमें चुन रहे हैं। पर कांग्रेस जहां पर राज्यों में सरकार में आई है वहां की वित्तीय हालत को लेकर देश भर में सुर्खियां हैं। कर्नाटक जहां के आप प्रभारी हैं वहां की आर्थिक बदहाली को लेकर चर्चाएं होती हैं। हिमाचल की कहानी से तो आपका स्वयं भी मन रोता होगा, तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। हरियाणा के संदर्भ में उम्मीद कैसे जागे? देखिए, यह एक बड़ी खूबसूरती की बात है। 18 लाख करोड़ बड़े उद्योगपतियों के माफ़ कर दें मोदी जी, वो तो वित्तीय प्रबंधन है। और अगर कर्नाटक के 4 करोड़ 49 लाख लोग सरकार के खजाने में हिस्सेदार बन जाएं तो वो वित्तीय बेवकूफ़ी है। असली में भाजपा के पेट में दर्द क्यों है? कांग्रेस ने कर्नाटक में अपनी गारंटी लागू कर दी। हम 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को 7 तारीख से पहले 2000 रुपया उनके बैंक खाते में सीधा डालते हैं। 1 करोड़ 12 लाख लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं। 4 करोड़ 49 लाख लोगों को 10 किलो अनाज फ्री देते हैं। हर महिला को फ्री बस ट्रेवल देते हैं और ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर बच्चों को 3000 और 1500 रुपये का स्टाइपेंड देते हैं। हमने 58,000 करोड़ सालाना ट्रांसफ़र कर सरकार के बजट से पारदर्शी तरीके से, ईमानदारी से और बगैर किसी मिडलमैन के हमने एक मॉडल तैयार किया, गारंटी मॉडल। मोदी जी ने टेम्परेरी उसे चोरी भी किया, पहले उसे रिडिक्यूल किया, फिर चोरी किया, और अब वो कर्नाटक से बदला ले रहे हैं कि क्यों कांग्रेस वेलफेयर इकोनॉमिक्स कर रही है। मुझे लगता है ये सरकार की जिम्मेवारी है कि लोगों को भागीदार बनाए, और हम वही कर रहे हैं। और भाजपा अपनी बातों से हमें इस रास्ते से हटा नहीं पाएगी। रणदीप सुरजेवाला की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है कर्नाटक में सरकार बनाने के संदर्भ में। हरियाणा का राजनेता कर्नाटक में पहुंचा, वहां की 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को 2000 रुपये महीना दिलाने की व्यवस्था कर दिया। हरियाणा की महिलाओं के लिए सुरजेवाला जी के पास में कुछ करने वरने का है? कुछ पार्टी यहाँ पे आपकी बात सुनेगी बनेगी? देखिए, इसकी जिम्मेवारी दीपक बाबरिया जी की है, तो इसका जवाब वही देंगे मेरी बजाय। तो रणदीप सुरजेवाला को हरियाणा की जनता प्यार करे, वो जवाब लेने के लिए दीपक बाबरिया के पास जाए। क्योंकि पार्टी में है ये रणदीप सुरजेवाला को नहीं, पार्टी में जो महासचिव प्रभारी होते हैं वो नीति का निर्णय करते हैं। जब भी पार्टी मुझसे इस बारे में राय लेगी तो मैं अपनी राय और तरीका दोनों बताऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मॉडल जो बिजली माफ़ी का मॉडल है 200 यूनिट तक, 300 यूनिट तक, वो हरियाणा में लागू किया जा सकता है। आप 2000 ना दे पाएँ अपनी वित्तीय ज़रूरियात के अनुसार, पर आप कुछ राशि महिलाओं को दे सकते हैं। तो जब मुझसे पार्टी इस बारे में राय लेगी मैं अवश्य पार्टी को वो दूंगा। सुरजेवाला जी, चुनाव आ गया,
अभी तक पार्टी ने रणदीप सुरजेवाला से बात करने की जरूरत नहीं समझी। सवाल वो नहीं है। आप, मेरे को लगता है कि आप क्योंकि इतने सजग पत्रकार हैं, आप उसको ट्विस्ट कर रहे हैं, तो आप ट्विस्ट मत करिए। तो मैं हूँ साधारण किसान, आप मुझे उलझा सकते हैं, पर मैं उलझूंगा नहीं आज। मुझे मालूम है साधारण किसान नहीं, कुशल वकील। हिमांशु जी के चले हुए तर्कश के तीर का जवाब अक्सर राजनेता नहीं दे सकते, पर मैं आपको बताया कि जब सरकार बनेगी, ज़रूरी नहीं हर बात का पहले ही वचन या वादा हो। आदमी सरकार बनाने के बाद बहुत सारे निर्णय कर सकता है। सरकार बनेगी, उसमें हिस्सेदारी होगी। मैं बाकायदा सरकार को ज़रूरी राय दूंगा कि किस प्रकार से लोगों को सरकार का मालिक बनाया जा सके। रणदीप सुरजेवाला जी से बात हो और कैथल को लेके बात ना हो, बात पूरी नहीं होती। कैथल में पार्टी ने आपके बेटे पर भरोसा किया है जी, जनता भरोसा करेगी? मुझे ये विश्वास है कि राहुल गांधी जी ने भरोसा किया, खड़गे जी ने भरोसा किया, और जनता को उससे भी बढ़कर भरोसा है। एक नया चेहरा, एक नई ताकत, एक नई स्फूर्ति और एक नया विचार। मुझे लगता है राजनीति बदलते समय का एवोल्यूशनरी है। आप भी कहा करते हैं, मुझे याद है पिछले इंटरव्यू में आपने कहा, राजनीति एक बदलता हुआ चक्र है। बदलते हुए चक्र में नया नेतृत्व आना स्वाभाविक है, पर उसका ये मतलब नहीं है कि जो यहाँ पुराने लोग हैं वो नया स्वीकार नहीं करते। उन्होंने बड़े खुले मन से कैथल कपिस्थल की तपोभूमि ने आदित्य को स्वीकारा है, और उसके लिए मैं, आदित्य और पूरा परिवार और पूरी पार्टी, हम उनके कृतज्ञ हैं, क्योंकि कपिस्थल की तपोभूमि कभी गलत निर्णय नहीं करती। तो लीलूराम गुर्जर को चुना था इस कपिस्थली ने, वो लीलूराम गुर्जर पे भाजपा को अभी भी भरोसा है। जी बिल्कुल। जनता का भरोसा क्यों नहीं रहेगा जब पार्टी भरोसा कर रही है? देखिए, अब मैं वैसे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, पर अब पिछले 5 साल उन्होंने सिर्फ ये कहकर निकाले, मेरी तो चाल दी कोनी। अब इसलिए लोग कहने लगे हैं कि भैया फिर वोटों में भी तेरी चाल दी कोनी, इसलिए बीजेपी की सरकार दी, ये कैसे कह सकते हैं मेरी चाल दी कोनी? तो ये तो सवाल आपको या नायब जी से, या खट्टर साहब से, या फिर स्वयं लीलाराम से पूछा जाना चाहिए कि 10 साल तक उनकी सरकार थी, अगर तब भी नहीं चली तो अब तो सरकार चली गई है, अब कहाँ से चलने वाली है। इसलिए भाजपा की विदाई का समय आ गया है। तो एक आखिरी टिप्पणी चाहेंगे रणदीप सुरजेवाला जी, ये विधानसभा चुनाव है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हरियाणा की जनता से और कैथल की जनता से कुछ कहना चाहेंगे रणदीप जी? जी बिल्कुल, जनता है। जी बिल्कुल। हमें इस चुनाव में केवल सत्ता परिवर्तन नहीं करना, व्यवस्था परिवर्तन करना है। एक ऐसी सरकार का गठन करिए जो आपको जवाबदेह हो। ऐसे राजनेताओं को चुनिए जो आपके बच्चों के लिए रोज़गार पैदा कर सके। ऐसी पार्टी को चुनिए जो किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, नौजवान, उनकी आकांक्षाओं पर खरी उतर सके। एक ऐसे दल को आगे बढ़ाइए जो सही मायनों में हरियाणा के विकास और तरक्की को जानता हो, मानता हो, समझता हो और लागू कर सकता हो। ऐसे राजनेताओं को चुनिए जिनके मन में हरियाणा के प्रति टीस और दर्द हो और कुछ नया करने की क्षमता हो, तभी नया हरियाणा हम बना पाएंगे। और मुझे लगता है कि वो दल, वो पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसलिए कांग्रेस को चुनिए। तो ये थे हमारे साथ में रणदीप सुरजेवाला जी, आश्वस्त हैं कि हरियाणा बदलाव के मन बना चुका है और गरीब, वंचित, जरूरतमंद की अपेक्षाओं को पूरा करने के संदर्भ में भरोसा कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। इसलिए उन्हें लगता है कि इस चुनाव में कांग्रेस हरियाणा भी जीतेगी और कैथल क्षेत्र की जनता सुरजेवाला परिवार और कांग्रेस पर एक बार फिर भरोसा करेगी। तो रणदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इतनी व्यस्तता के बीच में बात करने के लिए, और शुभकामनाएं इस लोक विधानसभा चुनाव के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों, आप मुझे दिए सादा प्रणाम।